पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक अजीब सा माहौल बन गया। राजनीति को करीब से समझने वाले लोग भी पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं थे कि ममता बनर्जी का दौर इतनी जल्द कमजोर पड़ जाएगा। वजह थी, भारतीय राजनीति में बहुत कम नेता ऐसे हुए जिन्होंने सड़क की राजनीति से निकलकर सत्ता के सबसे बड़े शिखर तक पहुंचने का सफर तय किया हो और फिर इतने लंबे समय तक खुद को प्रासंगिक बनाए रखा हो। ममता बनर्जी उन्हीं नेताओं में गिनी जाती थी, इसलिए जब चुनावी झटका लगा तब भी बहुत से लोगों को लगा कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक ठहराव है। ममता फिर से लड़ेंगी, फिर से खड़ी होंगी, फिर से वापसी की कोशिश करेंगी। लेकिन अब जो तस्वीर धीरे धीरे सामने आ रही है वो सिर्फ चुनाव हारने की कहानी नहीं लगती। ये कहानी उस राजनीतिक ढांचे के भीतर पैदा हो रही बेचैनी की लगती है, जहां लोग धीरे धीरे अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और राजनीति में जब असुरक्षा बढ़ती है तब सबसे पहले नारे कमजोर पड़ते हैं, फिर वफादारी टूटती है और आखिर में संगठन बिखरने लगता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के करीब 50 विधायक और 20 सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी में। उनका कहना है कि ये लोग भाजपा नेतृत्व से संपर्क में हैं और बस सही समय का इंतजार कर। अब राजनीति में आंकड़ों को लेकर अतिशयोक्ति नई बात नहीं। कई बार दबाव बनाने के लिए भी ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन राजनीति में हर बयान सिर्फ बयान नहीं होता। कई बार वो अंदर की बेचैनी का संकेत भी होता है। और अगर आप पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान से देखें तो ये महसूस होता है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं कि कितने विधायक टूटेंगे, कितने सांसद जाएंगे। असली सवाल यह है कि क्या पार्टी के भीतर बैठे लोगों को अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई भी नेता सिर्फ भावनाओं पर राजनीति नहीं करता, वो चुनाव जीतने की संभावना पर राजनीति करता है। जब तक उसे लगता है कि उसकी पार्टी सत्ता में लौट सकती है तब तक वो टिके रहने की कोशिश करता है। लेकिन जिस दिन उसे लगने लगे कि वो अब जनता का मूड बदल चुका है, उसी दिन वो अपने लिए दूसरा रास्ता तलाशना शुरू कर देता है। राजनीतिक दलों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। पार्टियां विचारधारा से कम जीत की संभावना से ज्यादा टिकती है। कांग्रेस का उदाहरण सामने है। गुजरात में कभी कांग्रेस के पास ऐसे नेता थे जिनके इशारे पर पूरा जिला राजनीति करता था, लेकिन जैसे जैसे भाजपा मजबूत होती गई, कांग्रेस के नेता धीरे धीरे छिटकते चले गए। कोई अचानक नहीं गया। पहले असंतोष पैदा हुआ, फिर चुप्पी आई, फिर दूरी बनी और आखिर में लोग दूसरी तरफ चले गए। मध्य प्रदेश का उदाहरण और ज्यादा बड़ा है। 2018 में कांग्रेस सरकार बना चुकी थी, सत्ता उसके पास थी, मुख्यमंत्री उसका था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने विधायकों को नहीं रोक पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले, विधायक निकले, सरकार गिर गई और भाजपा सत्ता में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सत्ता में होना भी गारंटी नहीं अगर संगठन के भीतर भविष्य को लेकर भरोसा खत्म होने लगे। अब यही स्थिति धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में दिखाई देने लगी। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के सामने अब दो बड़े सवाल खड़े हैं। पहला, क्या पार्टी का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है? और दूसरा, क्या वो खुद अगला चुनाव इस पार्टी के टिकट पर जीत सकते हैं? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में है तो फिर कोई टूट नहीं होगी, लेकिन अगर जवाब ना में है तो फिर टूट सिर्फ संभावना नहीं रह जाती, वो समय का इंतजार बन जाती है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास भी इस डर को और बड़ा करता है। यहां सत्ता बदलती नहीं, पूरी तरह पलट जाती। कांग्रेस दशकों तक राज करती रही। ऐसा लगता था कि बंगाल में कांग्रेस को कोई हटा नहीं सकता। लेकिन जब जनता का मूड बदला तो कांग्रेस सिर्फ सत्ता से नहीं गई, राजनीति के केंद्र से भी गायब हो गई। फिर लेफ्ट फ्रंट आया, 34 साल तक सत्ता में रहा। संगठन इतना मजबूत था कि गांव गांव तक उसकी पकड़ थी। लेकिन जब जनता ने मुंह फेरा तो लेफ्ट भी ऐसा गिरा कि आज बंगाल में उसे खोजने के लिए राजनीतिक दूरबीन लगानी पड़ती है। और अब वही सवाल तृणमूल कांग्रेस के सामने खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ जो आरोप लगते थे, तृणमूल कांग्रेस पर उससे भी ज्यादा आक्रामक आरोप लगे। राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, कट मनी, स्थानीय दबाव, प्रशासनिक पक्षपात, ये सारे आरोप पार्टी के साथ चिपकते चले। धीरे धीरे एक वर्ग के भीतर ये धारणा बनने लगी कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता को संगठन नहीं, निजी व्यवस्था की तरह चलाने लगी है। राजनीति में सबसे खतरनाक चीज विपक्ष नहीं होता, जनता के मन में बनने वाली धारणा होती।
और जब धारणा बन जाती है कि सत्ता अहंकारी हो गई, तब उसका असर धीरे धीरे चुनाव में दिखाई देने लगता है। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा टकराव वाली रही। उन्होंने केंद्र सरकारों से लड़कर अपनी पहचान बनाई, लेकिन एक समय के बाद राजनीतिक विरोध और व्यक्तिगत आक्रामकता के बीच की रेखा धुंधली होने लगी, भाषा बदलने लगी, बयान ज्यादा तीखे होने लगे और यही वो मोड़ था जहां बंगाल के एक वर्ग ने मानसिक रूप से दूरी बनानी शुरू कर दी। आज हालात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर कई नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन पूरी तरह सहज भी नहीं है। पार्टी के अंदर धड़ेबंदी बढ़ती दिख रही है। कोई सीधे हमला नहीं कर रहा, लेकिन कोई पूरे विश्वास के साथ बचाव भी नहीं कर रहा। यह राजनीति का सबसे खतरनाक चरण होता है, जब लोग सार्वजनिक रूप से चुप रहते हैं लेकिन निजी बातचीत में विकल्प तलाशने लगते हैं। और यहां सबसे बड़ी समस्या यही है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी छोड़ने वालों के सामने अब दूसरा विकल्प लगभग सिर्फ भाजपा दिखाई देता है। कांग्रेस और लेफ्ट की स्थिति ऐसी नहीं बची कि कोई बड़ा नेता वहां अपना भविष्य देख सके। इसलिए अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता भाजपा से संपर्क बनाने की कोशिश करें तो ये कोई असंभव बात नहीं होगी। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भाजपा भी है। क्या भाजपा इतनी बड़ी संख्या में टीएमसी नेताओं को अपने साथ लेना चाहेगी? ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर टीएमसी के सांसद बड़ी संख्या में भाजपा के साथ आते हैं तो केंद्र की राजनीति में भाजपा की स्थिति और मजबूत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल भाजपा के अपने कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने सालों संघर्ष किया, हिंसा झेली, जमीन पर पार्टी को खड़ा किया। अगर अचानक वही पुराने टीएमसी नेता भाजपा में आ जाए तो कार्यकर्ताओं के भीतर असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। राजनीति में नेतृत्व कई बार बड़े फायदे के लिए छोटे नुकसान स्वीकार कर लेता है, लेकिन संगठन के भीतर पैदा होने वाली नाराजगी का असर बाद में दिखाई देता है। इसलिए संभव है कि भाजपा सांसदों के स्तर पर कुछ लचीलापन दिखाए, लेकिन विधायकों के स्तर पर उतनी उत्सुकता ना दिखाए, क्योंकि बंगाल विधानसभा में भाजपा पहले से मजबूत है। वहां बड़ी संख्या में टीएमसी विधायकों को शामिल करना पार्टी के लिए फायदेमंद से ज्यादा बोझ भी बन सकता है। लेकिन यह भी सच है कि राजनीति में फैसले सिर्फ सिद्धांतों से नहीं होते, गणित से भी होते। अगर भाजपा को लगे कि इससे उसका राष्ट्रीय समीकरण मजबूत होगा तो वो जोखिम उठा सकती है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक कई जगहों पर अंदरूनी टकराव की खबरें सामने आती रही। स्थानीय नेता एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, कुछ नेता दूरी बनाकर चल रहे हैं, कुछ चुप है लेकिन असंतुष्ट है। राजनीति में स्थिति तब पैदा होती है जब नेतृत्व की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। ममता बनर्जी के सामने एक और बड़ी चुनौती अभिषेक बनर्जी को लेकर भी है। पार्टी के भीतर आज सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर किया जाता है तो वो अभिषेक ही, लेकिन उनके खिलाफ चल रही जांचों ने तृणमूल कांग्रेस की चिंता को और बढ़ा दिया। अगर भविष्य में कानूनी दबाव और बढ़ता है तो इसका असर सीधे संगठन के मनोबल पर पड़ेगा। राजनीति में नेतृत्व सिर्फ भाषण से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। और जब कार्यकर्ताओं को लगने लगे कि नेतृत्व खुद दबाव में है, तब संगठन के भीतर घबराहट फैलने लगती है। एक समय था जब कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड ममता बनर्जी की ताकत का प्रतीक माना जाता था। वहां की रैली शक्ति प्रदर्शन नहीं, राजनीतिक संदेश होती थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब वही आत्मविश्वास पहले जैसा दिखाई नहीं देता। जनता का मूड बदलता महसूस हो रहा है। विरोध खुलकर सामने आने लगे हैं। पहले जो लोग चुप रहते थे अब वो भी सवाल उठाने लगे। राजनीति में सबसे बड़ा खतरा हार नहीं होती, सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि जनता ये मान ले कि अब इस पार्टी का समय खत्म हो रहा है। क्योंकि जिस दिन ये धारणा मजबूत हो जाती है उसी दिन से नेता और कार्यकर्ता विकल्प तलाशना शुरू कर देते हैं। और शायद यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। ममता बनर्जी अभी भी संघर्ष करेगी, इसमें कोई शक नहीं। वो लड़ाई छोड़ने वाली नेता नहीं है, लेकिन अब ये लड़ाई पहले जैसी नहीं है। पहले वो विपक्ष से लड़ती थी, अब उन्हें अपनी पार्टी के भीतर पैदा हो रही दरारों से भी लड़ना पड़ेगा। पहले जनता को अपने पक्ष में करना चुनौती थी, अब अपने नेताओं को साथ बनाए रखना भी चुनौती बनता जा रहा है। इसलिए आने वाला समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हो सकता है कि टूट धीरे धीरे हो सकता है अचानक हो, लेकिन संकेत साफ है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर स्थिरता पहले जैसी नहीं बची। और अगर राजनीति में संगठन का भरोसा टूटने लगे तो फिर सबसे मजबूत दिखने वाली पार्टी भी धीरे धीरे अंदर से खोखली होने लगती है।
यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया कि ममता बनर्जी अगला चुनाव लड़ेंगी या नहीं। असल सवाल ये है कि जब अगला चुनाव आएगा तब उनके पास कितने लोग खड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति के एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। ममता बनर्जी अभी भी लड़ेंगी, पूरी ताकत से लड़ेंगी, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ भाजपा से नहीं, इस बार चुनौती जनता के बदलते मूड से भी है, अपनी पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी से भी है और उस डर से भी है जो धीरे धीरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के भीतर घर करता जा रहा है। राजनीति में सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब जनता नाराज होती है, सबसे खतरनाक पल वो होता है जब अपने लोग भरोसा खोने लगते हैं। और तृणमूल कांग्रेस आज उसी दौर से गुजरती दिखाई दे रही। अब असंतोष तो दिखाई ही देने लगा है, लेकिन यह असंतोष कब विस्फोटक बनेगा और जब यह विस्फोट बनेगा तब पश्चिम बंगाल की राजनीति का नक्शा कितना बदल जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अगले सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी एक नए राजनीतिक समीकरण के विश्लेषण के साथ, एक नए खुलासे और सत्ता के गलियारों की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।